13th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि जब मैथ्यू ली हुई सो के बारे में गलत बोल रहा था तो किताब को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मैथ्यू के ऊपर थूक भी देता है, जिस पर मैथ्यू को गुस्सा आता है और वो किताब को पीटने लग गया था आयरन रोड से और साथ के साथ पूछ रहा था कि तुमने चेयरमैन बांग का पैसा कहाँ छुपाया है, जल्दी बता दो उस बुढ़े का पैसा कहाँ है। लेकिन किताब उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी सीन शिफ्ट करते हैं जिनमो पर, जो मिसेस ना के कॉल करने पर उससे मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो हाना को देखता है उसे चैन की सांस मिलती है और वो उन दोनों को सेफ जगह पर ले जाने की बात कर रहा था और हाना को डर ना लगे इसलिए उसे एक गेम के बारे में बोलता है कि हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। हाना बोलती है कि जब तक मैं मॉम के पास हूँ तब तक मुझे कोई भी डर नहीं। अब वापस हम मैथ्यू को कहते हैं कि मुझे पैसा ही पैसा चाहिए, इसलिए जल्दी से बता दो उस बुढ़े का पैसा कहाँ पर है, वरना तुम मारे जाओगे। किताब बोलता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि ली हुई सो कहाँ पर है, क्या तुमने उसे अभी तक नहीं मारा और उसे ना मारने का रीज़न क्या है। किताब यहाँ पर उससे ये भी कहता है कि शायद उसी ने तो मेटी कटा का ऐप बनाने की हेल्प करी थी, इसीलिए तुमने अभी तक उसे नहीं मारा। मैं जानता हूँ तुम्हारे असली टारगेट बांग दामी चेयरमैन बांग ली हुई सो तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो थुयुक को मारना चाहते हो, वही है जिसके कारण तुमने इतना सब कुछ कर दिया है। तो के कहता है कि तुम सीधे तरीके से नहीं बताओगे, इसलिए अब उसने एसिड की एक बोतल उठा ली थी और गिताक पर फेंक देता है। गिताक यहाँ पर तड़प रहा था लेकिन केक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वही हम डॉक्टर को देखते हैं जो धुयुक की दवाइयों में कुछ और ही मिला रहा था ताकि उसे ढंग से होश ही ना आए। इसीलिए ही शायद के ने धुयुक को हॉस्पिटल से निकलवा कर अपने घर में रखना सही समझा। तभी डॉक्टर को के का मैसेज आया था जो उसे नीचे की तरफ बुला रहा था। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो मिसेस ना और हाना को लेकर एक सेफ होटल में आ गया था और मिसेस ना से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर सेफ हो, मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि अगर मेरा कोई पीछा कर रहा होगा तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो यहाँ पर मिसेस ना को एक पर्सनल फ़ोन देता है कि तुम मुझसे सिर्फ इसी फ़ोन से कॉन्टैक्ट करोगी। फिर जैसे ही जिन्मो यहाँ से जाने लगा था मिसेस ना उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर उसने दिखा दिया था कि वो भी जिन्मो को पसंद करने लगी है। जिन्मो से कहती है कि तुम अपने आप को हर्ट मत होने देना। जिन्मो कहता है हंसकर कि तुम मुझे जानती नहीं हो क्या, मैं गैंगस्टर हूँ, मुझे भला कोई क्या ही कर सकता है। जैसे ही वो बाहर गया था देखता है कि वहाँ पर तो के आदमी यानी कि संगचन ग्रुप के चेयरमैन चीन का वही सेक्रेटरी पहुँचा हुआ था। अब के आदमी रूम तक पहुँच जाते हैं और मिसेस ना और हाना दोनों को ही बेहोश कर कर गाड़ी तक ले जा रहे थे। जिन्मो ये सब देख लेता है और पीछे की खिड़की से कूदकर गाड़ी के आगे आ जाता है और उन्हें पीटने लग जाता है। तभी जिस गाड़ी में मिसेस ना और हाना थे जिन्मो उस आदमियों को पीटकर गाड़ी में बैठकर वहां से गाड़ी भगाकर ले जा लेता है। पीछे से वही सेक्रेटरी देखता ही रह गया था। अब हम के को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर पहुंच गया था और के डॉक्टर को गिताक को ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगाने के लिए कह रहा था। डॉक्टर ऐसा ही करता है और बताता है कि मैंने काफ़ी ड्रग्स वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है, अब तुम जो भी इससे उगलवाना चाहते हो ये उगल देगा। तो के ऐसा ही करता है। वो उससे बार बार पूछ रहा था कि तुमने पैसे को कहाँ छुपाया है। अब किताक उसके नशे में जाने लगा था और मनी मन सोचता है एक पार्क के बारे में जहाँ पर एक येलो कलर का सीसो था। तो वो के को यहाँ पर बताता है कि एक येलो कलर का सीसो है और उसने कोड में बताया था 013। यहाँ पर के बोलता है कि लोकेशन क्या है, वो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। तभी बेल रिंग होती है उसके फ़ोन की। के को गुस्सा आता है कि इस टाइम ये क्या हुआ। जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है वहाँ पर जिन्मो की कॉल आ रही थी तो के उस कॉल को पिक कर लेता है। जिन्मो बोलता है कि मिसेस ना और हाना खतरे में है, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। अब के हैरान था कि ये हेल्प मुझसे क्यों मांग रहा है, यानी कि किताक से। किताक पूछता है कि के उनके पीछे क्यों पड़ा है। जिन्मो यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि जो मिसेस ना की बेटी हाना है वो उसकी बेटी नहीं है, वो तो के की बेटी है। के ये सुनकर काफ़ी हैरान था कि क्या उसकी बेटी जिंदा है। जिन्मो हामी भर रहा था तो के बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिन्मो बताता है कि मैं के को टॉर्चर करना चाहता था ताकि बाद में उसका यूज़ कर सकूं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये दोनों बच जाएं। तो के बोलता है किताक बनकर कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। जिन्मो बोलता है कि इन्हें सेफली अब्रॉड पहुँचा दो। अब के ने यहाँ पर डिमांड रखी थी कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो तुम उनसे कभी भी बात नहीं करोगे। जिन्मो भी उसकी ये डिमांड एक्सेप्ट कर लेता है। के ने यहाँ पर उसका एड्रेस पूछा था तो जिन्मो ने बता दिया था कि वो चेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के पार्किंग एरिया में है। अब कॉल कटने के बाद के अपने आदमियों को कॉल करता है और एड्रेस दे देता है और खुश हो रहा था कि मेरी बेटी जिंदा है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं जो मिसेस ना और हाना के पास जाकर काफ़ी इमोशनल हो गया था। उनका हाथ पकड़कर कहता है कि भले ही मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ लेकिन मेरे दूर जाने से तुम दोनों की लाइफ बच जाएगी और मैं यही चाहता हूँ।
तुम हमेशा खुश रहो। और शायद ये लास्ट टाइम था कि जिन्हो उन दोनों को देख पा रहा था। वहाँ से रोते हुए वो चला जाता है। अब इससे अगले सीन में हम मिचेल को एक ग्रेव पर देखते हैं जहाँ पर कि वो फूल रख रही थी और वो ग्रेव और किसी की नहीं, जिया की थी। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि मिचेल निकलती है जिया की बहन। वो रोते हुए जिया से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, सही टाइम पर मैं तुम्हारे साथ नहीं थी और ना ही तुम्हारी कोई हेल्प कर पाई। उसे दामी के बारे में जिया की एक डायरी से पता लगा था जिसमें कि उसने दामी के साथ हुए सारे गलत चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था और उसने लास्ट में उसे डियर डी का नाम दिया। जो उसने गाना भी लिखा था उस गाने का नाम भी डियर डी था। यहाँ पर बेचारी मिचेल तो तेज तेज रोने लग जाती है क्योंकि जिया ने लास्ट मैसेज लिखा था कि मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है, काश वो इस समय मेरे साथ होती। मिचेल उससे प्रॉमिस करती है कि मैं उन सभी को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी हम राही और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो भी इंजॉय कर रहे थे मैथ्यू की मौत का। अब उन्हें क्या पता था मैथ्यू उन्हीं के सर पर मौत बनकर मंडराने वाला है। वो राही से कह रहे थे कि तुमने ये सब प्लान कैसे किया? क्या तुम गिताक के साथ मिली हुई हो? चाह तो उसे छेड़ने लग जाती है, क्या तुम गिताक को आज भी चाहती हो? फिर मोनी बोल पड़ी थी कि ये किसी को नहीं चाहती, ये सभी को टारगेट कर रही है, सिर्फ अपने मतलब के लिए जीती है। इसने गिताक का भी सिर्फ यूज़ किया है। यहाँ पर राही उठकर कहती है मोनी से कि तुम तो मुझसे भी तेज हो गई हो। उसका मजाक बना रही थी। मोनी बोलती है कि इस कॉम्प्लीमेंट को मैं अच्छे से एक्सेप्ट कर लूँगी। तभी बेल रिंग होती है और चाह दरवाज़ा खोलने के लिए जा रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है चाह के तो होश ही उड़ चुके थे क्योंकि दरवाजे के बाहर था मैथ्यू यानी कि के, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो के है। जैसे ही वो अंदर आया था सबके होश उड़ चुके थे। अब मैथ्यू के आदमी सभी को उठाकर एक जगह पर ले आते हैं जहाँ पर के उनके साथ काफ़ी मस्ती कर रहा था। वो उन्हें डरा रहा था। अम्यूज़मेंट पार्क में सारे के सारे झूलों पर बिठाकर वो उसे काफ़ी स्पीड में चला रहा था ताकि वो सब डर जाएं। और होता भी ऐसा ही है, उनकी तो जान गले तक पहुंची हुई थी। सभी चिल्ला रहे थे कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो तो उसकी नहीं सुनता। फिर अगली मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर मैथ्यू उन सभी को सज़ा देने की बात कर रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरी मौत की साजिश रची। ये किसका प्लान था? वो जोगुन से पूछता है तो जोगुन तो सच उगल देता है कि ये सब राही का प्लान है। अब सभी राही को ब्लेम करने लगे थे, चा, मिसेस बॉन्ग, यहाँ तक कि मोनी भी। अब राही यहाँ पर घबरा जाती है कि इन्होंने तो मुझे ही फंसा दिया। और मैथ्यू जैसे ही राही के पास आने लगा था राही उठकर कहती है कि मुझे डर लग गया था कि कहीं तुम हमें मार ना दो क्योंकि मेरा टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हमें एक और टाइम दे दो, हम तुम्हारे सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर देंगे। मैथ्यू भी थोड़ा सोचता है कि शायद ये सही कह रही है और उन्हें एक दिन का समय और दे देता है कि तुम्हें तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक दिन है। सभी राहत की सांस लेते हैं और नेक्स्ट सीन में उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ पर राही कह रही थी कि हम अलग अलग काम नहीं कर सकते, हमें मिलकर काम करना होगा। और वो उन्हें बताती है कि आज मिचेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली है और जिन्मो को उसके रिपोर्टर्स को बुलाने के लिए कह रही थी। जिन्मो कहता है कि तुम नहीं जानती क्या मिचेल कितनी फेमस है, कोई भी रिपोर्टर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं होगा। राही यहाँ पर चिल्लाकर कहती है क्या तुम मैथ्यू के हाथों मरना चाहते हो? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। वो सभी को उनके काम समझा रही थी। जोगुन को कहती है कि तुम्हें जाकर फिर से जेट मशीन को मैनिपुलेट करना है। चा को भी उनके एज अ नर्स काम करना होगा। यहाँ तक कि उसने मिसेस बॉन्ग को भी काम पर भेज दिया था ये कहकर कि तुम्हें भी उस वीआईपी रूम तक जाना होगा जिसमें चा तुम्हारी हेल्प करेगी उस कार्ड को ढूंढने में और फिंगरप्रिंट भी वही तुम्हें ला कर देगी। मोनी को कहती है कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी से तैयार होना होगा। अगले सीन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ पर कि कुछ बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे जिसे देखकर मोनी और राही दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वहाँ पर होती है मिचेल की एंट्री जो पहले तो अपनी फिल्म दामी डियर डी के बारे में बताती है कि एक स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसे कि स्कूल में ही फंसा कर मार दिया गया। उसके साथ काफ़ी गलत हुआ है और जिसने भी उसके साथ ऐसा गलत बर्ताव किया है वो खुश नहीं रहेंगे, उन्हें मैं ढूंढ कर रहूँगी। फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर दामी को लेकर 2 लाइन्स गाना चाहती हूँ। फिर जैसे ही उसने सिंगिंग स्टार्ट करी थी राही उसे देखकर हैरान थी कि ये दामी को लेकर इतना ज़्यादा कैसे जानती है। फिर जैसे जैसे वो गाने में आगे बढ़ती जा रही थी मोनी उसे घूर रही थी क्योंकि ये सेम गाना तो जिया का था। वो हैरान थी कि ये जिया को कैसे जानती है क्योंकि उसने पूरा का पूरा डियर डी गाना यहाँ पर सुना दिया था और उसने जिया के साथ जो भी गलत चीज़ें करी हैं वो उसकी आंखों के सामने आ रही थी जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा घबराई जा रही थी। तभी गाना ख़त्म होने के बाद मिचेल अनाउंस करती है कि इस मूवी में मैं उन सभी कातिलों को रिवील कर दूंगी। क्या आप जानना चाहोगे उनका नाम? क्या आप जानना चाहते हो कि वो ग्रुप कौन सा है? वो यहाँ पर मोनी को देखने लगी थी और सारे रिपोर्टर्स मोनी को टारगेट करने लगते हैं।